वेलकम टू कोर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं CHE 06 यूनिट 2 काइनेटिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ रिएक्शंस। ये यूनिट हम लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं और थोड़ा सा इसे लास्ट वीडियो के साथ कनेक्ट करते हैं। क्या हमने लास्ट वीडियो में एंड में करा था टॉपिक, दैट वाज थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल। कौन सी रिएक्शंस हमें थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्स हो सकती हैं या कौन सी काइनेटिकली कंट्रोल्ड हो सकती हैं। हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये सीखा था कि जब रिएक्शन जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में फ्री एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। कब करती है? फ्री एनर्जी जिसे हम डेल्टा जी लिखते हैं, जब भी फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसका मतलब होता है कि मैथमेटिकली डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स उनकी फ्री एनर्जी कम होती है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा इसका मतलब होगा कि जो प्रोडक्ट है उनका फ्री जो एनर्जी वैल्यू है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। और उसके बाद हमने किया था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और उसमें हमने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर स्पीड देखना हो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन देखना हो तो किस पे डिपेंड करता है? एक्टिवेशन एनर्जी पे। और वो एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम डेल्टा जी डैश के साथ लिखते हैं। और ये एक्चुअली क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट। जो रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने वाली जो रिएक्शन है वहां तक पहुंच के जो उसमें एनर्जी का डिफरेंस होता है, फ्री एनर्जी का डिफरेंस, उसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और लोअर द जी वैल्यू, जितना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उन रिएक्शंस में जहां प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, एक ही रिएक्टेंट हो, सेम रिएक्टेंट हो, लेकिन प्रोडक्ट एक से भी ज्यादा, एक या दो प्रोडक्ट बने या तीन प्रोडक्ट बने, तो उस केस में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या वो भी डिपेंड करेगी थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल पे? कर सकती हैं। और उन्हें डिटरमिन करने के लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में जाना होगा कि कैसा पाथवे है जिससे एक रिएक्टेंट दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वो है उसे देती हैं। एक प्रोडक्ट देगी, दो देगी, एक किस पे डिपेंड करेगा? उसके मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म में देयर आर वेरियस methods for non-kinetic, which are known as non-kinetic methods. First method is product identification. प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके भी पता लगाया जा सकता है मैकेनिज्म के बारे में। कैसे? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि जो मैकेनिज्म होता है उसमें उसके बेसिस पे ही जो प्रोडक्ट बनते हैं और किस प्रोपोर्शन में बनेंगे, कितना परसेंटेज होगा, 100% बनेगा, 80% बनेगा, 60% बनेगा। जैसे कि एग्जांपल में बात करें फोटोक्लोरिनेशन, मतलब कि क्लोरीनेशन करी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसकी क्लोरीनेशन करें? मीथेन की। अगर मीथेन की क्लोरीनेशन करें तो वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन भी बनता है, जैसे कि हम यहाँ पे बताएं। यहाँ पे देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन भी बन रहा है। और इसी के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं कि प्रोडक्ट्स में एक्चुअली क्या बनेगा। रिएक्शन में जब मीथेन की हम करवाते हैं, हम मीथेन की क्लोरीनेशन करवाते हैं तो उसमें इथाइल क्लोराइड, सबसे पहले इथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड बना, फिर हमें रिएक्शन में एंड में क्या मिला? मिथाइल। और उसके साथ साथ हम बना सकते हैं इथेन भी। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। Any plausible mechanism for photochlorination of methane has account for the formation of the small amount of ethane. इथेन के साथ साथ along with others product, कौन से? all products, जैसे कि मीथेन के साथ साथ इथेन भी बने। तो नेक्स्ट इज एविडेंस फॉर एन इंटरमीडिएट। अगर हम इंटरमीडिएट का पता लगा लें कि इंटरमीडिएट कैसा बना है, उसके बेसिस पे भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाते हुए प्रोडक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो रिएक्टेंट है डायरेक्ट तो प्रोडक्ट देता नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं तो जिसके थ्रू वो रिएक्टेंट पास आउट होता है और एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट देते हुए एक प्रोडक्ट हमें रिजल्ट में देता है। तो उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की
के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं। और वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अगर देखें तो वो कैसे पता चलेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होती है उसमें जो ग्राफ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो ग्राफ आएगा उसमें जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा वो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। एग्जांपल में चलें तो अगर किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इट नीड्स टू बी सब्सटेंशिएटेड बाय अ सुटेबल एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसके बेसिस पे हम उनके जो इंटरमीडिएट बनेंगे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसमें उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेबल है या नहीं है और कितना स्टेबल है और उसके बेसिस पे कितने प्रोपोर्शन में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट इज आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। क्या आइसोलेट किया जा सकता है इंटरमीडिएट्स को, कैसे किया जाए? इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबल, अगर वो स्टेबल है तो क्या होगा, और उसके साथ साथ अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर एज कंपेयर टू इट्स कंजप्शन, देन क्या होगा, कंसंट्रेशन बिल्डअप होगी और उस स्टेज में क्या होगा, द टेम्परेचर वुड सडनली डिक्रीज। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया तो उस टाइम क्या होगा, रिएजेंट इज एडेड विच कैन स्टॉप द रिएक्शन। तो जो एक्चुअली होगा क्या, तो जो रिएक्शन है वो एकदम से स्टॉप हो जाएगी। उस ऐसे प्रोसेस को जिसमें रिएक्शन स्टॉप कर दी जाए कुछ ऐसे इंटरमीडिएट को ऐड करने से या फिर इंटरमीडिएट को ऐसा स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर वो रिएक्शन खत्म हो जाती है, एक्चुअली अगर स्टॉप हो जाती है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन क्वेंचिंग हो गई, रिएक्शन की क्वेंचिंग हो गई। दोबारा से पढ़ लें, इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबल एंड द rate of its formation is much faster than that of its consumption। स्टेबल भी हो इंटरमीडिएट और रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो, देन उस स्टेज में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे क्वेंचिंग ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज एवरी स्पीशीज सो आइसोलेटेड एंड इंटरमीडिएट? क्या हो सकता है? नहीं। क्यों? अ स्पीशी आइसोलेटेड बाय क्वेंचिंग अ रिएक्शन ड्यूरिंग इट्स कोर्स। क्योंकि अगर किसी भी रिएक्शन को अगर इंटरमीडिएट को आइसोलेट करना है तो हमें क्वेंचिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। इफ एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट अ रेट, एक कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बने उसी अपने प्रेफर्ड रिएक्शन ऑफ रेट के थ्रू जाते हुए नो स्लोअर देन द रेट ऑफ स्टार्टिंग रिएक्शन, देन क्या होगा, ओनली अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द गिवन स्पीशी टू बी एन इंटरमीडिएट। तभी हमें पता लग सकता है कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें क्वेंचिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब जो इंटरमीडिएट बने हैं, अभी हमने बोला है कितने भी मेथड्स है उसमें हमने बोला कि स्टेबिलिटी चेक करें। अब वो स्टेबिलिटी कैसे चेक करी जाए, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स होते हैं, जैसे कि लगा लें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ESR होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हमें एक रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बना रहे हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर जिसमें एसिड्स, 2 एसिड्स होते हैं जिसे एक्वारीजिया बोलते हैं, उसमें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाया, उसमें हम डिटेक्ट करवाने जा रहे हैं एक ion, that is nitronium ion, NO2 positive ion. It gives a strong evidence for being intermediate in the nitration reaction of aromatic hydrocarbons। कहने का मतलब ये है, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, उसका अगर नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन के लिए क्या फंडा होता है, एडिशन ऑफ both the acids, sulfuric acid as well as nitric acid। अगर आप उसका लोअर क्लासेस में हमने नाइट्रेशन सीखा है, जब नाइट्रेशन करते हैं तो अगर उसके बाद हम उसका मैकेनिज्म करते हैं तो उसमें नाइट्रोनियम आयन बनता है। वो नाइट्रोनियम आयन की डिटेक्शन करने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी हेल्पफुल। ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट, क्या इंटरमीडिएट को ट्रैप किया जा सकता है? इफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन एंड कंजप्शन, अगर वो दोनों कंपेयरेबल हो,
हमने लास्ट जो टॉपिक करा था आइसोलेट्स के बारे में, जहां पे बात करी थी, वहां पे हमने बोला था कि अगर रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेबल हो और रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी फास्ट एज कंपेयर टू इट्स कंजप्शन, देन उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, जिसे हमने क्वेंचिंग बोला था। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन ना हो, क्या हो कि अगर रेट ऑफ कंजप्शन एज वेल एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज कंपेरेबल, ज्यादा उसमें डिफरेंस ना हो और रिएक्शन भी फास्ट ना हो, तो हम उसे इजीली ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैपिंग में होता क्या है, किसी भी कंपाउंड जिसमें हमें मतलब होता क्या है, जिसमें हम डिटेक्ट करना चाहते हैं उस कंपाउंड को रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। फिर क्या होता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट डज नॉट फॉलो, एक्चुअली जो प्रेफर्ड पाथ होता है अगर वो फॉलो ना किया जाए बाय द इंटरमीडिएट, तो हमें पता चल जाता है, हम उसे ट्रैप कर सकते हैं। द इंटरमीडिएट डज नॉट फॉलो इट्स नॉर्मल कोर्स, इंस्टेड इट रिएक्ट विद एडेड कंपाउंड। जब रिएक्शन मिक्सचर में हम कंपाउंड ऐड करते हैं तो इंटरमीडिएट जो बनता है वो अपना एक्चुअल कोर्स ना करके, एक्चुअल पाथ फॉलो ना करके उस एडिड कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है और प्रोडक्ट हमें कुछ और मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट यूज हो रहा है वो किस तरह का, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके फिर हम इंटरमीडिएट पर स्टडी कर सकते हैं। इफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैपिंग इज एज एक्सपेक्टेड, जो हमने प्रोडक्ट एक्सपेक्ट किया था अगर वही प्रोडक्ट मिले, देन द एविडेंस ऑफ सस्पेक्ट इंटरमीडिएट फाउंड। इसको हम रिएक्शन के साथ, एग्जाम्पल के साथ भी शो कर सकते हैं। अगर हमें एक रिएक्टेंट ले लें, मतलब कि फोटोलिसिस रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हम रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, ऑर्थो कार्बोक्सी बेंजीन डाइजोनियम आयन। अभी क्या होता है, इसको लिखना इतना टफ नहीं है। बेंजीन है, सबसे पहले बेंजीन बना लें। डाइजोनियम आयन क्या होता है, डाइजोनियम इज N2, अगर उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप है। आयन N2 पॉजिटिव, देखिए एक तरफ हमने N2 पॉजिटिव लगा दिया और दूसरी तरफ ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें कार्बोक्सिकल ग्रुप, कार्बोक्सिकल आयन। अगर ये पॉजिटिव है तो कार्बोक्सिकल आयन क्या होगा, COOH, कार्बोक्सिकल एसिड होता है। अगर उसका H निकाल दिया जाए बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन, उसका प्रोटॉन अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। सो इसलिए इसका नाम रखा गया, ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सी और ये बेंजीन है और उसके साथ डाइजोनियम आयन लगा हुआ है। इट इज एस्टैब्लिश्ड, कैसे, इसकी फोटोलिसिस करवाएंगे और उसके साथ क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा बेंजीन। अब देखिए इस रिएक्शन में बेंजीन और नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगर यही बेंजीन के साथ अगर रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाई जाए तो ये नॉर्मल है, ये प्रेफर्ड रिएक्शन है कि हमें बाइफिनाइल प्रोडक्ट में मिलेगा एज एक्सपेक्टेड। दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। क्या होगा कि इस रिएक्टेंट के साथ फोटोलिसिस करवाएंगे तो बेंजाइन मिलेगा और नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बेंजाइन को अगर रिएक्शन करवाई जाए बेंजीन के साथ तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये बन जाएगा ऐसे, ये बाइफिनाइल ग्रुप बन जाएगा। दिस इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर उस बेंजाइन के साथ बेंजीन की जगह अगर हम उस एंथ्रासीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। इट इज नॉट फॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड, जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैपिंग विद एंथ्रासीन। हमने उस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट को ट्रैप कर दिया विद अनदर रिएजेंट दैट इज एंथ्रासीन। किसी और रिएक्टेंट को हमने किसी और केमिकल के साथ, जैसे कि एंथ्रासीन के साथ हमने ट्रैप करवा दिया। तो ट्रैपिंग मटेरियल कौन सा था, एंथ्रासीन। यहाँ जहां पे बेंजीन होना चाहिए था वहां हमने उसकी जगह एंथ्रासीन डाल दिया, जिसके बेसिस पे जो इंटरमीडिएट बना उसने एंथ्रासीन के साथ रिएक्शन करवाना जरूरी समझा और प्रोडक्ट हमें कुछ बाइफिनाइल की बजाय कुछ और मिला। उसके बाद एडिशन ऑफ सस्पेक्टेड इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ सस्पेक्टेड इंटरमीडिएट में इसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट है इट इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली बाय सम अदर मेथड। जो इंटरमीडिएट है उससे किसी और मेथड से अलग से बना दिया जाए, लेकिन कंडीशन वही रखेंगे जिसके साथ हम उसको रिएक्ट करवाने चाहेंगे बाद में, एंड इज सब्जेक्टेड टू कंडीशन आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन सेम प्रोडक्ट बने, उस रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बने, देन द कंपाउंड इज द लाइकली इंटरमीडिएट। उसे बोलेंगे कि लाइकली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमें एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर वो डिजायर्ड प्रोडक्ट ना बने तो उसका मतलब ये होगा जो कंपाउंड है वो इंटरमीडिएट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन रीअरेंजमेंट की बात करें, वॉन रिचर रीअरेंजमेंट, उसमें होता क्या है, बेटा नाइट्रोफ्थालीन
बीटा नाइट्रोफ्थैलीन, फ्थैलीन क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग बना दें, उसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा दें, दैट इज बीटा नाइट्रोफ्थैलीन। और विच गिव्स अल्फा नेफ्थोइक एसिड, वो देता क्या है, अल्फा नेफ्थोइक एसिड। नेफ्थोइक मतलब कि नेफ्थलीन जैसे, नेफ्थलीन क्या होता है, नेफ्थलीन में होते हैं 2 बेंजीन रिंग जिसमें एक ओइक एसिड लगा हो, दैट इज नोन एज नेफ्थोइक एसिड। और अल्फा मतलब कि बेंजीन की अल्फा पोजीशन पे, और ये है अल्फा पोजीशन, इसके बाद ये ज्वाइंट है कॉमन, और इसके बाद दिस इज द अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन पे ओइक एसिड लगा है। दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट, कि हमें ये मिलता है अगर हम बॉन्ड रिच रीअरेंजमेंट करवाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा नेफ्थाइल साइनाइड एज एन इंटरमीडिएट इज रूल्ड आउट। अगर बने नेफ्थाइल साइनाइड बने, अल्फा नेफ्थाइल साइनाइड एज एन इंटरमीडिएट, इट इज रूल्ड आउट। क्यों? क्योंकि इसमें नेफ्थोइक एसिड नहीं बनता है इसी कंडीशन में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बीटा नाइट्रोफ्थैलीन की बजाय यूज किया गया बीटा साइनाइड, सॉरी, उसमें नाइट्रो ग्रुप की बजाय अल्फा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन की बजाय अल्फा पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप लगा है, और हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिला जो हमें एक्चुअली डिजायर्ड प्रोडक्ट था। इससे बोलते हैं एडिशन ऑफ सस्पेक्टेड इंटरमीडिएट। मतलब कि सबसे पहले इंटरमीडिएट को, एक्चुअली प्रोसेस में क्या है कि इंटरमीडिएट को आप सेपरेटली बना दें वही कंडीशन में जो डिजायर्ड कंडीशन है किसी भी रिएक्शन में जिसको हम उसमें डालने जा रहे हैं, और उसके बाद जब उसके उन इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम प्रोडक्ट को देखेंगे। अगर वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है तो इसका मतलब है वही इंटरमीडिएट जो हमने जो इसमें बना है वो लाइकली इंटरमीडिएट है। अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब जो कंपाउंड है वो इंटरमीडिएट नहीं था। मतलब इस केस में अल्फा नेफ्थाइल साइनाइड इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट, जिसके वजह से ये रिएक्शन हमें नहीं मिली, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस डाला। नेक्स्ट इज आइसोटॉपिक स्टडी। अब आइसोटॉपिक स्टडी से आपको इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे आइसोटॉप की बात हो रही है। इसमें हम फर्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज आइसोटोपिक लेबलिंग। मतलब हम यहाँ पे आइसोटोप की बात करेंगे और उसे लेबल करेंगे। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम एक रिएक्शन में रिएक्टेंट को आइसोटोपिकली लेबल करेंगे। मतलब रिएक्टेंट में कोई भी ऐसा एटम उसे रिप्लेस कर देंगे विद इट्स आइसोटोप। अब उस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। जब रिएक्शन ओवर खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रोडक्ट है क्या उसमें आइसोटॉपिकली लेबल स्पीशी प्रेजेंट है या नहीं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। दोबारा रिपीट कर देते हैं, एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज करेंगे उसमें उसे आइसोटोप उसमें ऐड कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। आइसोटोप रिप्लेस करने के बाद हम रिएक्शन को खत्म करने की वेट करेंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये देखना है कि उसमें जो हमने आइसोटोपिकली लेबल किया था क्या प्रोडक्ट में भी वैसा ही है या नहीं। विच आइसोटोप कैन बी यूज्ड फॉर आइसोटोपिक लेबलिंग। वैसे तो जितने भी आइसोटोपिक होते हैं आइसोटोप सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली रिएक्शंस में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की। किसी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम करेंगे एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। क्या उसमें ऑक्सीजन 18 O18 इट इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एक्चुअली मास 16 लेकिन आइसोटोप यूज कर रहे हैं 18 वाला जिसमें उसका मास 18 हो। और एस्टर हाइड्रोलिसिस करवाने जाएंगे, एस्टर लेंगे उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे आइसोटोपिक लेबलिंग। अब किसके साथ देखिए, दिस इज द एस्टर, ठीक है, दिस इज RCOOR- और एस्टर है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इस वाटर में जो ऑक्सीजन है उसे आइसोटोपिकली लेबल कर दिया, आइसोटोप इसका रिप्लेस कर दिया, O16 की बजाय O18 ले लिया। अब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिले उसे देखिए। अब इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें जो एसिड है उसमें आपको आइसोटोप देखने को मिलेगा, इथेनॉल में नहीं। इथेनॉल में आपको नहीं मिलेगा, इथेनॉल में नहीं। और एज कंपेयर टू अगर हम बात करें दूसरे प्रोडक्ट की, जो एक्चुअल प्रोडक्ट विच इज एसिड, एसिड में हमें मिल रहा है O18।
तो इसका अगर मैकेनिज्म देखें, अब ये कैसे बना, इसमें एक्चुअली फिजन होती है, OH की फिजन होगी या फिर CO की फिजन होगी। इसका जो यहाँ पे अगर रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे या तो OH की फिजन होगी या फिर CO ग्रुप की फिजन होगी। अगर CO ग्रुप की फिजन होती है तो हम उसे बोलते हैं एसाइल ऑक्सीजन फिजन। अगर OH की या फिर OR की फिजन होती है उसे हम बोलते हैं एल्काइल ऑक्सीजन फिजन। अब ये क्या है, यहाँ पे हमने सेम रिएक्टेंट ले लिया जो हमने ऊपर लिया था, इसे हमने इस ग्रुप को ओपन करके लिखा C डबल बॉन्ड O। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर CO ग्रुप की यहाँ पे फिजन होती है तो यहाँ पे जो इसका वाटर है इसको भी हम ओपन करके लिख लें अगर HOH के साथ। अब ये 18th है। अब अगर ये रिएक्शन अगर पार्टिकल हाइड्रोक्सल आयन जो है अगर इस कार्बन के साथ ज्वाइन होता है तो हमें प्रोडक्ट में कहाँ पे मिलेगा, ऑक्सीजन 18 हमें मिलेगा एसिड में, ठीक है। और बाकी जो H है यहाँ पे प्रोटोन है ये कहाँ किसके साथ लग जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, जिससे हमें ये मिलेगा CROH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप और हमें मिलेगा साइड पे एसिड ग्रुप। और एसिड ग्रुप में आइसोटोपिकली लेबल्ड हमें एटम मिलेगा। और दूसरी बात अगर करें, अगर दूसरी साइड हम देखें उसमें एल्काइल फिजन में जो OH है वो इस तरफ जा रहा है, R ग्रुप के साथ जा रहा है ना कि O के साथ। मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरफ भी है ये भी है, दोनों बॉन्ड्स हैं, या तो इस तरफ जा सकता है या फिर इस तरफ जा सकता है। अगर इस तरफ जाता है तो हम उसे एसाइल फिजन बोलेंगे, अगर दूसरी तरफ जाता है R के साथ तो हम उसे बोलते हैं एल्काइल फिजन। लेकिन ये इस केस में ऐसा जो रिएक्शन है वो नहीं होती है। हम बोल सकते हैं दिस इज रिटन फॉर द पॉसिबिलिटी कि दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में इसकी एसाइल फिजन होती है ना कि एल्काइल फिजन। इसकी वजह से हम देखिए उसके बाद रिएक्शन जब ओवर हो गई हम क्या करेंगे, उसे प्रोडक्ट को हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। और हमने देखा कि जो एसिड है उसमें जो OH ग्रुप है उस ऑक्सीजन ग्रुप है, जो ऑक्सीजन है उससे आइसोटोपिकली लेबल किया था वो हमें किस में मिला, एसिड में मिला। अगर दूसरी तरफ देखते तो हमें वो दूसरी तरफ क्या पॉसिबिलिटी थी कि वो हमें एल्कोहल भी मिल सकता था। नेक्स्ट इज आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ लिया ऑक्सीजन 18 O18 आइसोटोप लिया। अब आइसोटोप एक तो होता नहीं है, आइसोटोप तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब कौन सा आइसोटोप ज्यादा इफेक्टिव है उसे बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कैन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ, जैसे कि हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए बाय ड्यूटेरियम या फिर इट्स ट्रिटियम, कार्बन 12 को अगर रिप्लेस करें कार्बन 13 या 14 के साथ, 13 के साथ कैसा होगा 14 के साथ कैसा होगा, दोनों इफेक्ट को अगर देखेंगे तो उसे बोलेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट। वाइल आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम करें C13 के साथ या C12 के साथ तो जो चेंज है वो इतना नहीं होता जितना होता है कार्बन 14 के साथ। तो आपने कार्बन डेटिंग जो है उस फिनोमिना को तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, उसमें यही यूज होता है। प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट, सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट, 2 तरह के होते हैं एक्चुअली। ये एक होते क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ये क्या है, कौन सा मैग्नीट्यूड, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में करें जो एक्चुअल में लेते हैं वो डिवाइडेड बाय इट्स आइसोटोप, इन दोनों का हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम उसका रेशियो लेते हैं। अगर वो KH/KD रेशियो अगर 2 आती है या फिर उससे भी ज्यादा आती है तो होता क्या है, इसका मतलब ये होगा बॉन्ड इन्वॉल्विंग आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन एटम इज ब्रोकन इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इट इज कॉल्ड प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम था वो सब्स्टिट्यूट, अगर इस जैसे कि हम एग्जांपल के साथ बाद में समझेंगे, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम एक्चुअली ब्रोक हो जाता है, टूट जाएगा, इसका ब्रेक हो जाएगा ये इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। अगर ऐसा होता है तो उसे प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर वही रेशियो लेस देन 2 है, मतलब कि 0.7 या से लेकर 1.5 के बीच में है, तो उसमें क्या होता है, दीज अराइज व्हेन द सब्स्टिट्यूट एटम इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द रिएक्शन।
तो अगर रेशियो जो डेफिनेशन है वो रेशियो के बेसिस पे है, रेशियो अगर 2 है या 2 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे उसमें प्राइमरी इफेक्ट है, अगर रेशियो 2 से कम है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी इफेक्ट है। और दूसरा, हम इसे फाइंड कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, अगर उस रिएक्शन में हाइड्रोजन अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप में उसकी ब्रेकअप हो जाती है तो उसे प्राइमरी इफेक्ट बोल सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो उसे सेकेंडरी इफेक्ट बोलेंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। द आइसोटोप इफेक्ट इज फॉलोइंग एट 350 केल्विन। देखते हैं क्या है। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, C6H5CH3, CH3 जो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन हमने यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटीरियम, हमने ड्यूटीरियम के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे और ब्रोमिनेशन करवाएंगे। ब्रोमिनेशन करवाई तो जो हमें हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन हम क्या करेंगे अब इसमें, देखिए इस केस में भी मिल सकता है एल्काइल के साथ भी और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ भी। अभी देखिए इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप आ गया। रेट डिटरमिनिंग स्टेप अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा है क्योंकि आपको मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, आपको रिएक्शन के साथ समझाएंगे, दैट इज इनफ। और अगर दूसरा केस देखें, इसमें भी हमने वैसा ही करा। हमने क्या करा, और ये है एल्काइल ब्रोमाइड, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमने इसको आइसोटोपिकली लेबल करने के बाद अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट तो मिल गया, इसका हमें करना है रेशियो। हमने पहले केस में भी रेशियो करना है, दूसरे केस में भी करना है। पहले केस में रेशियो आता है 4.6, यहाँ पे लिखा है 4.6, दूसरे केस में रेशियो आता है 1.34। अब इन दोनों को अगर रेशियो को कंपेयर करेंगे तो ये इट इज मोर देन 2 एंड दिस इज लेस देन 1, तो लेस देन 2, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी इफेक्ट होगा और ये प्राइमरी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब जो इंटरमीडिएट्स हैं, अब ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं जिनको हम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन कैसे करेंगे, हमने बोला कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्टडीज हैं। अब उनका स्ट्रक्चर कैसे देखें कि वो स्टेबल है या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसे देखने के लिए हम कौन सी स्टडी करेंगे, स्टीरियो केमिकल स्टडी। तो स्टीरियो केमिकल स्टडीज के बेसिस पे हम उनका स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। अब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इट अंडरगोज द रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन हो रही है बट उसका जो एसिमेट्रिक सेंटर है, मतलब कि चारों के चार, जैसे कि कार्बन है उसके चारों के चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे, ऐसे में द प्रोडक्ट में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। जरूरी नहीं है कि अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमें प्रोडक्ट में भी पर्टिकुलरली डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। नो, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिला, अगर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे वहां पे रेसमाइजेशन हो गई। अब क्या करेंगे, ये एक्चुअली किन केसेस में ज्यादा मिलेंगे, वेयर द रिएक्टेंट डिसोसिएट्स टू गिव एन इंटरमीडिएट, जिस केसेस में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अगर हम बोलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे बने, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनने से पहले, प्रोडक्ट बनने से पहले जिस पाथ के थ्रू वो रिएक्शन जाती है तो इंटरमीडिएट बनता है। अगर इंटरमीडिएट अपनी सिमेट्री को रिटेन करके रखता है तो हमें प्रोडक्ट में भी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट अपनी सिमेट्री लूज कर देता है विद इन द रिएक्शन मैकेनिज्म तो हमें प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिलता है। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, SN1 सॉल्वोलिसिस of optically active tertiary alkyl halide. This is optically active compound which is tertiary alkyl halide, क्योंकि इसके साथ तीन alkyl ग्रुप लगे हैं तो it is tertiary alkyl and this is halide group. अब इसका क्या करवाएंगे, it results in partial और complete racemization। कैसे, अब इसमें डाला एक्वस एसीटोन, ठीक है, एक्वस एसीटोन डाला तो हमें ये जो इंटरमीडिएट बना दिस इज कार्बोकटाइन। यहाँ पे देखिए इसकी अगर सिमेट्री की बात करेंगे और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें ये डीएल पेयर मिलता है। अब ये डीएल पेयर मिला, अब दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। अब इसमें केसेस में देखते हैं, यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट था वो कार्बोकटाइन में जब आया, मतलब कि इंटरमीडिएट जब बना तो उसने अपनी सिमेट्री लूज कर दी है और इसमें कार्बोकटाइन मिला। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं या तो कंप्लीट रेसमाइजेशन या फिर पार्शियल रेसमाइजेशन, वो हम उसे कंपेरिकल एक्सपेरिमेंट स्टडीज के बेसिस पे बोल सकते हैं। लेकिन इसमें रेसमाइजेशन हुई है क्योंकि हमें प्रोडक्ट में डीएल पेयर मिला है, तो यहाँ पे रेसमाइजेशन हुई है, या तो कंप्लीट हुई होगी या फिर पार्शियल हुई होगी। अब सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोडक्ट में भी ऑप्टिकली एक्टिव। अब कैसे,
अब अगर जो इंटरमीडिएट बना है वो या तो पहले से ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव करने के लिए उसकी रिटेंशन करवा दें या फिर इन्वर्जन करवा दें। मतलब दूसरे शब्दों में अगर बोलें कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवा दें। फॉर एग्जांपल SN2 रिएक्शन। SN2 displacement at carbon proceeds in all cases virtually by attack of nucleophile from backside। अब यहाँ इस केस में दिस इज ऑल्सो एल्काइल हैलाइड, जैसे कि पिछले केस में लिया था। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या फ्रंट साइड से कर सकता है या रियर साइड से कर सकता है। अगर फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे इट इज फुली ऑक्यूपाइड बाय एनी हैलोजन एटम। अब इसकी बैक साइड फ्री है तो हम इस साइड को डिस्टर्ब ना करते हुए ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस साइड पे जो ये फ्री साइड है, जिसके बेसिस पे जो CY बॉन्ड है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, CX बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे इसकी इन्वर्जन करवाने की वजह से इसकी जो ऑप्टिकली एक्टिव इंटरमीडिएट बना, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट में भी जो है ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिला। दीज आर नोन एज स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जितना प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। दीज आर बोथ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब ये क्या होता है? स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के थ्रू स्पेसिफिक का मतलब होगा पर्टिकुलर बनेगा, सिलेक्टिव का मतलब उसमें ऑप्शंस हो सकती हैं। ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे जहां पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा या पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज होगी, वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होगी। जिसमें कुछ सिलेक्ट करेंगे या फिर कोई ऑप्शन होगी प्रोडक्ट बनने के लिए, वहां पे हम बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो चलिए चलते हैं डेफिनेशन पे। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं? अ रिएक्शन इन विच स्टीरियो आइसोमेरिक स्टार्टिंग मटेरियल्स afford stereoisomerically different products under the same reaction condition। मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट होगा वो स्टीरियो आइसोमर होगा और उसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट बनेंगे उसी रिएक्शन कंडीशन में, तो हम बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मतलब उसमें हमें पता है कि पर्टिकुलर यही प्रोडक्ट बनेगा, यही पॉसिबिलिटी है तो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए, हम बोलते हैं उसे स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब कि स्पेसिफिक है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांस 2-ब्यूटीन ले लेते हैं, एक तरफ एक रिएक्टेंट ले लिया ट्रांस 2-ब्यूटीन, इसका हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे, मतलब कि ब्रोमीन की एडिशन करवाएंगे, जिसके बेसिस पे एक ब्रोमीन इस साइड एक ब्रोमीन इस साइड ऐड हो गया, तो इस तरह से आपको इसका मीजो कंपाउंड मिलेगा। दिस इज मीजो प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर हम इसका सिस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें डीएल पेयर मिलता है। अब इनमें ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में स्टीरियो आइसोमर है। जो स्टीरियो आइसोमर रिएक्टेंट थे वही प्रोडक्ट में है। ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट भी देखिए स्टीरियो आइसोमर थे आपस में और ये भी स्टीरियो आइसोमर है, तो इनकी जो स्टीरियो आइसोमेरिकली जो प्रोडक्ट्स थे इनकी ज्योमेट्री मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन वही सेम है जो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि ये भी स्टीरियो आइसोमर थे और प्रोडक्ट भी हमें स्टीरियो आइसोमर मिले, जैसे कि मीजो और डीएल पेयर, दीज आर द स्टीरियो आइसोमर टू ईच अदर, एंड ट्रांस एंड सिस आर द स्टीरियो आइसोमर्स टू ईच अदर, दीज आर स्टीरियो आइसोमेरिक पेयर, जिसकी वजह से स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिले हैं और यही पॉसिबिलिटी है कि यही प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसके बेसिस पे हम उसका नाम दिया स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब दूसरी तरफ चलते हैं जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट बनी, reaction in which a single reactant has the capacity to form more than 2 product। एक ही रिएक्टेंट लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट। अब उस पहले केस में क्या था कि हमने एक स्टीरियो आइसोमर ले लिया, एक ही रिएक्टेंट था लेकिन उसके 2 स्टीरियो आइसोमर थे, प्रोडक्ट हमें मीजो कंपाउंड ही मिले, प्रोडक्ट हमें स्टीरियो आइसोमेरिक पेयर ही मिले। लेकिन यहाँ पे इस केस में हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट एक ही लेकिन प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है बट उसके साथ साथ उनके बनने की कैपेसिटी भी डिफरेंट है। कोई मेजर बनता है, कोई माइनर बनता है, किसकी प्रोपोर्शन ज्यादा होती है, किसकी प्रोपोर्शन कम होती है। तो ये जो डिपेंड करता है वो सेलेक्टिव हो गया। एक्चुअली ये प्रोडक्ट सेलेक्टिव हो गया कि एक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या एक प्रोडक्ट कम बनेगा, कितने प्रोपोर्शन में बनेगा। तो ये एक तरह से ऑप्शन होगी, एक सिलेक्शन होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। In which a reaction in which a single reactant has capacity to forming 2 or more stereoisomeric product in a particular reaction, but one is formed preferentially। एक reaction जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्रेफर करेगा as compared to other products। और एक कोट याद रखिए,
जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं वो नेसेसरली स्टीरियो सिलेक्टिव होंगी, बट स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का जरूरी नहीं है कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक हो। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब था पर्टिकुलर प्रोडक्ट बने, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बने, लेकिन अगर हम उसमें ऐसा कुछ चेंज कर दें, उस ऐसा रिएजेंट अगर चेंज कर दें कि हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि उसमें हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वही ज्यादा मिले, क्योंकि सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन हमें ये भी पता है कि उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो हम ऐसा रिएजेंट ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हम उसका प्रोपोर्शन ज्यादा चाहते हैं, तो ऐसी रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहलाती हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिले, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट मिले, वो नहीं कर सकते। मतलब जो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है वो हम जरूरी नहीं है कि स्टीरियो स्पेसिफिक हो, लेकिन ये पक्का है कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होंगी ही होंगी। एक्चुअली ये मैंने इसीलिए लाइन लिखना जरूरी था क्योंकि पेपर में अक्सर ये लाइन लिख के क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आंसर तो सेम है, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव ही लिखना है, यही सब कुछ लिखना है जो हमने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन चेंज होके आ गया। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे। इन स्टीरियो सिलेक्टिवली एलिमिनेशन करवाएं। अब यहाँ पे एक एल्केन चेन लिया, आयोडाइड चेन, जिसमें हमने DMSO, दिस इज द रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, आइडोब्यूटेन लिया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाई। इसका मतलब क्या है, डी का मतलब होता है बाहर निकालना, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन का निकालना, हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन भी निकालेंगे। निकालना है क्या क्या, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडीन है वो निकाल दीजिए। जब हाइड्रोजन इलिमिनेट करवाते हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड लगता है, तो डबल बॉन्ड में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रांस प्रोडक्ट मिले या यहाँ पे सिस प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे 2 के बजाय 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिसमें जो ट्रांस प्रोडक्ट है वो मेजर है, बाकी दोनों माइनर है। ऐसे केसेस में एक ही रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, जिसमें ये सेलेक्टिव है कि कौन सा ज्यादा प्रोपोर्शन में बनेगा। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन पे। मैथमेटिकली हम एक्चुअली इसे करना चाहते हैं, जिसको हम एक इक्वेशन के साथ समझेंगे, जिसे फेमस इक्वेशन के साथ जाना जाता है, नोन एज हैमिट रिएक्शन, हैमिट इक्वेशन। अब ये क्या होती है, दिस इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप किस किस के बीच में, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एज वेल एज उसका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेस पे हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि इसे 2 फॉर्म्स के 2 फॉर्मूला के साथ समझा जाएगा। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो इज इक्वल्स टू रो सिग्मा, दीज आर अनदर कांस्टेंट्स, या फिर उनके रेट कांस्टेंट के बेस में, जिसे हम स्मॉल के साथ लिखते हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, एक्चुअली आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। फिगर एक यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं आपको राइट साइड दिखा रही हूँ। डायग्राम है, इसमें ये एक्चुअली ये डायग्राम बनाई गई है, हैमिट प्लॉट बनाया गया है, जिसमें 2 फिनाइल एसिटिक एसिड ले लिया जाए, उसकी आयोनाइजेशन करवाई है। जब एक एक्चुअली एक एग्जांपल है जिसमें ऐसी आयोनाइजेशन करवाएंगे किसकी, फिनाइल एसिटिक एसिड की। दिस इज द फॉर्मूला 2 फिनाइल एसिटिक एसिड, और इसकी आयोनाइजेशन करवाएं तो हम उसके बाद उसका ग्राफ बनाएंगे log K/K0 एंड उसके सिग्मा आयोनाइजेशन कांस्टेंट के साथ। तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। अब हम इसकी यूटिलिटी की बात करते हैं। फॉर आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल द रिएक्शन कांस्टेंट इज, ये एक्सपेरिमेंट में गिवन है कि इट इज 2.26, और अगर इसकी बजाय हम करवाएं पैरानाइट्रो ग्रुप की तो हमें मिलती है वो वैल्यू 0.81। वही हम ये दोनों वैल्यूज यूज करने वाले हैं फॉर्मूला में। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, नाइट्रो वाला डिवाइडेड बाय इट्स फिनोल के साथ। तो इसका रेशियो अगर निकालें, रेशियो में हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू हमने दोनों डाल दी, सिग्मा की और रो की। 2.26 एंड सिग्मा वैल्यू थी 0.81 और रो वैल्यू थी 2.26। हम दोनों वैल्यूज डाल दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका लॉग खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिए, यहाँ पे लॉग खत्म, इसका एंटी लॉग लेंगे। आपके पास बुक में डायरेक्ट वैल्यू है, आप एंटी लॉग भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आती है उसके बाद ये जो है ये हमें इक्वेशन में गिवन है। इफ Ka ऑफ फिनोल इज नोन,
अगर हमें ये पहले से ही पता हो कि इसका जो Ka वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 10⁻⁻10, वो हम इसमें सॉल्व करें, इसमें पुट करें, तो हम इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इसका डेसिमल सॉल्व करा तो इसमें बन गया ये 6.77 इंटू 10⁻⁹, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली हमने फाइंड करी थी किसकी वैल्यू, नाइट्रोफिनोल के लिए। हमें फिनोल की पता थी, नाइट्रोफिनोल की फाइंड करनी थी, लेकिन उसके लिए हमें सिग्मा और रो वैल्यू चाहिए थी, वो हमने फाइंड करी बाय द ग्राफ। वो वैल्यू इसमें पुट कर दी और हमें इससे पता क्या चला, दिस शोज दैट para-nitrophenol is ionized more as compared to phenol. It is ionized more as compared to phenol and it is more acidic. मतलब हमने हेमिट इक्वेशन क्यों यूज करी, क्योंकि इट इज बेस्ड अपॉन द एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। वो हम कैसे पता करेंगे, हम उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करके। वो हम कैसे पता करेंगे, बाय यूजिंग हेमिट इक्वेशन, एंड उसमें ग्राफ बनाए और उसकी कुछ वैल्यूज हमें गिवन होगी और बाकी हमें ग्राफ से मिल जाएंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं और ये चैप्टर भी खत्म है, और विच इज काइनेटिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें हमने क्या करा, थोड़ा ये आपके लिए सिर्फ जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंड ओनली, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ये सिर्फ इसीलिए था ताकि आपको लास्ट वीडियो के लिए लिंक मिल जाए कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा, ताकि हम आगे इजीली समझ आ सके आपको। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता था कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो वेरियस मेथड्स है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, आइसोटोपिक लेबलिंग। नोट कर लीजिए, जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो हम पढ़ सकते हैं। ये जो है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है एक्चुअली वो सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको लगता है कि मुझे ये टफ लगता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, क्योंकि ज्यादातर व्यूअर्स यही बात करते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएं। लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होते हैं जो बोलते हैं कि अगर एक भी टॉपिक छूट गया तो वो कमेंट करके बोलते हैं कि ये टॉपिक आपने क्यों नहीं पढ़ाया। तो इसीलिए मैं सारा पढ़ाती हूँ, कोई भी छूटता नहीं है टॉपिक। लेकिन मैं ये बता देती हूँ साथ में कि कौन से टॉपिक्स एवरेज स्टूडेंट्स ज्यादा फोकस करें। कौन से टॉपिक्स हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग, स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, और तीसरा है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट, जो आइसोटोपिक लेबलिंग में ही एक्चुअली आ जाता है। ये जो 2 टॉपिक है आज की वीडियो के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप ये जो 2 टॉपिक है वो सबसे ज्यादा करोगे, फोकस उस पर ज्यादा करोगे, और इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है। बाकी कोई टॉपिक जो सिर्फ आप रीडिंग करके छोड़ देना, रीडिंग जरूर लेना, लेकिन ये जो टॉपिक है आइसोटोपिक लेबलिंग हो गया, आइसोटोपिक इफेक्ट हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इफेक्ट हो गया, और स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होगी, ये आपको करनी ही करनी है। और इसके 100% चांसेस है कि पेपर में आ सकता है, और ये लास्ट ईयर्स में आया भी है। तो आपको सिर्फ यही लिखना है, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आएंगे 3 मार्क्स, और या फिर 3 मार्क्स में ही आ सकते हैं, और आपके लिए इतना सफिशिएंट है। आपको सिर्फ आपके ये बताना है कि रिएक्शंस होती क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने स्पेसिफिकली साइड पे अलग से करके हेडिंग्स करके डाला है, एग्जाम्पल को अलग से लिखा, फिर उसकी रिएक्शंस दी, और पर्टिकुलर उसका रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम लिखा है, परसेंटेज लिखी है, वैसे ही आपको भी ऐसे ही लिखना है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि रिएक्शन के साथ साथ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिएक्शन लिखी क्यों है, इसमें हो क्या रहा है, वो आप थ्योरी से ही समझा पाओगे एग्जामिनर को। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, लाइक करें, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके अलावा आपको कौन सी कोर्स कोड के लिए वीडियो चाहिए कमेंट करते रहिए, हम वैसे ही उसको कंसीडर करते जाते हैं और वैसे उसके बेसिस पे ही वीडियोस बनाते हैं। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।